गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। देखिए अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में मैंने आपको पढ़ा दिया था रतन सिंह तक। अब देखिए आज पढ़ेंगे अपन उदय सिंह और महाराणा प्रताप के बारे में। तो ध्यान दो भाई, मैंने आपको बताया था उस दिन कि देखिए 1537 से लेकर 72 का जो शासनकाल है मेवाड़ में वह आएगा किसका भाई? उदय सिंह का। उदय सिंह का। तो ध्यान दीजिए भाई, देखिए इस उदय सिंह का राज्याभिषेक ध्यान दो भाई, मैंने बताया था आपको कि कुंभलगढ़ में हुआ। कहां पर हुआ भाई? कुंभलगढ़ में हुआ। हाँ अच्छा बताइए, कुंभलगढ़ जो जगह है कौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है भाई? राजसमंद में। तो उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ। और देखिए इस उदय सिंह ने 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। तो प्रश्न ये बनता है मेवाड़ के कौन से शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की? तो आंसर क्या आएगा भाई उसका? उदय सिंह ने की। और देखिए इस उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर की स्थापना की। तो ध्यान दीजिए भाई, मेवाड़ के कौन से शासक ने उदयपुर की स्थापना की? क्या आंसर आएगा? उदय सिंह ने की। और देखिए इस उदय सिंह ने 1559 से 64 के मध्य उदय सागर झील का निर्माण करवाया। अच्छा ध्यान दीजिए भाई, उदय सागर झील का निर्माण करवाया। ये उदय सागर झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है भाई? उदयपुर में पड़ती है। और ये आप सबको पता है कि इस उदय सागर झील में, अरे भाई ध्यान दो, आयड़ बोलो कौन सी? आयड़ या बेड़च, आयड़ या बेड़च नदी का क्या आता है भाई? पानी आता है। बोलो भाई क्या आता है? पानी आता है। तो आयड़ या बेड़च नदी का पानी आता है कौन झील में? उदय सागर झील में। और आयड़ या बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ध्यान दो भाई, आयड़ या बेड़च नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। और ये गोगुंदा की जो पहाड़ी है वो कौन डिस्ट्रिक्ट में है भाई? उदयपुर में। कौन डिस्ट्रिक्ट में है? उदयपुर में। तो इसके बाद में देखिए भाई ध्यान दो, अरे इस उदय सिंह के समय में देखिए भाई ध्यान दो, मुगल वंश का शासक अकबर भी था भाई। कौन था बोलो? अकबर। तो ध्यान दो, अकबर की इच्छा थी कि मैं कैसे भी कर करा के मेवाड़ के शासक को मेरे अधीन करूं। तो ध्यान दो, अरे अकबर ने, किसने भाई? अकबर ने उदय सिंह के पास, बोलो भाई किसके पास है? उदय सिंह के पास है। ध्यान दो 1567 ईस्वी में कत्लेआम करने का क्या भेजा भाई? फरमान भेजा। हाँ कि या तो उदय सिंह मेरी अधीनता स्वीकार कर लेता है, नहीं तो मेवाड़ में पूरी तरह काट मार कर दो, यानी जो भी सामने है सबको काट दो मार दो। तो इस तरह से इसने, अकबर ने उदय सिंह के पास मेवाड़ में कत्लेआम करने का फरमान भेज दिया। ये अकबर के साथ ध्यान दो अमिट कलंक था, न मिटने वाला कलंक था। अकबर का सबसे बड़ा मतलब जो गलती की थी वो यही की थी अकबर ने। अब ध्यान दो भाई, देखो कत्लेआम करने का फरमान भेज दिया, लेकिन फिर भी उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तो ध्यान दो भाई, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो ध्यान दो भाई, एक बार दोबारा देखो इसको, 1537 से 72 का शासनकाल किसका है भाई? उदय सिंह का। अरे इस उदय सिंह का राज्याभिषेक कहां हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ। कुंभलगढ़ कहां पे है? राजसमंद में। अच्छा बताओ, उदय सिंह ने 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी की क्या की? अधीनता स्वीकार की। और उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर की स्थापना की। और देखिए उदय सिंह ने 1559 से 64 के मध्य उदय सागर झील बनवाई। और उदय सागर झील बनवाई। उदय सागर झील कहां पर है भाई? उदयपुर में है। और इस उदय सागर झील में आयड़ या बेड़च नदी का उद्गम, उदय सागर झील में आयड़ या बेड़च नदी का पानी आता है। और आयड़ या बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। अच्छा अब देखो भाई, ध्यान दो,
अकबर ने उदय सिंह के पास 1567 ईस्वी में कत्लेआम करने का फरमान भेजा। अब बिना देखे आंसर दो। बताइए भाई 1537 से 72 का शासनकाल किसका है? उदय सिंह का। अच्छा, उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। उदय सिंह ने 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी की क्या की? अधीनता स्वीकार की। और 1559 में इसने उदयपुर की क्या की भाई? स्थापना की। और देखो 1559 से 64 के मध्य इसने कौन सी झील बनवाई भाई? उदय सागर झील बनवाई। अरे उदय सागर झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? उदयपुर में है। और उदय सागर झील में आइडिया बेल्ट नदी का पानी आता है। और आइडिया बेल्ट नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। और गोगुंदा की पहाड़ियों से निकल करके उदय सागर झील में गिरती है। और उदय सागर झील से जब आगे बहती है तो इसका नाम बेड़चे हो जाता है। और बेड़च के नाम से ये बिगोद भीलवाड़ा में जाकर के बनास में मिल जाती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखिए भाई, ध्यान दो। सर अंधेरा से क्यों रह रहा है? पहले शुरू में नहीं रहता था इसे, कभी कभी नहीं रहता था। ये तो होता है थोड़ी मिस्टेक, वो ऐसा होता है इसमें। चलो अब देखिए भाई, ध्यान दो। अकबर ने उदय सिंह के पास 1567 ईस्वी में कत्लेआम करने का क्या भेजा भाई? फरमान भेजा। क्या भेजा भाई? फरमान कत्लेआम करने का। अब ध्यान दो, फरमान भेजा तो, लेकिन ध्यान दो उदय सिंह ने अकबर के नेता स्वीकार नहीं की तो ध्यान दो भाई, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अरे अकबर ने, ध्यान दो भाई, चित्तौड़ पर क्या कर दिया बोलो? आक्रमण कर दिया। अच्छा ध्यान दो भाई, आक्रमण कर दिया तो ध्यान दो भाई, कब किया? 1567 ईस्वी में किया। तो 1567 ईस्वी में जो चित्तौड़ का युद्ध हुआ वो किस किस के बीच हुआ? तो आंसर आएगा उदय सिंह और अकबर के बीच हुआ। बोलो किस किस के बीच हुआ भाई? उदय सिंह और अकबर के बीच हुआ। अच्छा ध्यान दो, अरे इस युद्ध में देखिए भाई, इस उदय सिंह के जो सेनापति थे वो कौन कौन थे बताओ? जयमल। कौन कौन थे? जयमल और फत्ता। बोलो कौन कौन थे? जयमल और फत्ता। और देखो अकबर के सेनापति, ध्यान दो भाई, एक तो कौन था? मेवात खां। और एक था मान सिंह। कौन था भाई? एक मान सिंह था। तो ध्यान दो, देखिए भाई, ये उदय सिंह तो युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया। बोलो कहां भाग गया? अरे इसने कहां जाके शरण ली? गोगुंदा में जाके शरण ली। बोलो गोगुंदा कहां है? उदयपुर में। वहां पे जाकर के उदय सिंह ने क्या ली बताइए भाई? शरण ली। तो ध्यान दीजिए भाई, देखिए, अरे उदय सिंह तो युद्ध मैदान छोड़ गए, लेकिन ध्यान दो जयमल और फत्ता दोनों के दोनों युद्ध मैदान में डटे रहे। और दोनों ने इतना भयंकर युद्ध किया कि युद्ध करते करते जयमल की, बोलो भाई, क्या कट गई? अरे दोनों टांगे कट गई। बोलो क्या कट गई भाई? दोनों टांगे कट गई। अब देखिए भाई, जब दोनों टांगे कट गई तो इस जयमल का भतीजा और था, उसका नाम था वीर कल्लाजी राठौड़। बोलो भाई क्या नाम था? वीर कल्लाजी राठौड़ था। तो जब इसकी दोनों टांगे कट गई तो वीर कल्लाजी राठौड़ ने, अरे जयमल को, देखो भाई, जयमल को अपने कंधों पर बिठा लिया। बोलो किस पर बिठा लिया? अपने कंधों पर बिठा लिया जयमल को। तो ध्यान दो, अरे दो हाथ तो जयमल के काम कर रहे थे, दो कल्लाजी राठौड़ के। तो ध्यान दो भाई, दो और दो कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 हाथों वाला, 4 हाथों वाला लोक देवता किसको कहते हैं भाई? अरे वीर कल्लाजी राठौड़ को। बोलो किसको कहते हैं भाई? वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। चलो भाई एक बार दोबारा देखो, बताइए अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया भाई? 1567 ईस्वी में किया। अच्छा बताइए इस युद्ध में अकबर के सेनापति कौन कौन थे? मेवात खां और मान सिंह था। और ध्यान दो उदय सिंह के सेनापति कौन कौन थे? बोलो जयमल और फत्ता। ध्यान दीजिए, उदय सिंह युद्ध मैदान छोड़कर कहां भाग गया था? गोगुंदा में भाग गया था। गोगुंदा कहां है? उदयपुर में। वहां जाकर के इसने क्या ली थी? शरण ली थी। फिर देखो भाई, युद्ध करते करते ध्यान दो उदय सिंह और जयमल फत्ता दोनों के दोनों युद्ध मैदान में डटे रहे। दोनों ने इतना भयंकर युद्ध किया कि युद्ध करते करते जयमल की क्या कट गई? टांगे कट गई। तो जयमल को वीर कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधों पर बिठा लिया। तो 2 हाथ तो जयमल के काम कर रहे थे, 2 कल्लाजी राठौड़ के। तो 2 और 2 4 हाथ वाला लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। तो एक बार दोबारा आंसर दो।
बताइए भाई, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? 1567 में, एक तरह से पूरी तरह कत्लेआम किया था इसने। तो ध्यान दो भाई, उदय सिंह तो युद्ध मैदान छोड़कर कहाँ चले गया था? उदयपुर में। अब ध्यान दो भाई, देखिए इस युद्ध मैदान में ध्यान दो, जयमल और फत्ता दोनों के दोनों युद्ध मैदान में डटे रहे, लेकिन ध्यान दो भाई, युद्ध करते करते जयमल की टांगें कट गई। तो जयमल को कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधों पर बिठा लिया। तो दो चार हाथ वाला लोग देवता इसी को कहा जाता है। इसमें अकबर के सेनापति मेवात खां और कौन था भाई? मान सिंह। तो एक तरह से अकबर ने ही इस युद्ध को जीता था और पूरी तरह मेवाड़ में से कत्लेआम किया था। अब देखो भाई, ध्यान दो, अरे मेवाड़ का तीसरा साका या जौहर है, बोलो कब हुआ भाई? 1567-68 ईस्वी में। अच्छा बताओ भाई, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आंसर क्या आएगा? जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता के नेतृत्व में हुआ भाई। हाँ, नेतृत्व में हुआ, क्योंकि आपको पता है उदय सिंह तो युद्ध मैदान छोड़ के चले गया था। तो ध्यान दो भाई, 1567-68 ईस्वी में जयमल और फत्ता के नेतृत्व में यहाँ पर साका हुआ था। तो जयमल और फत्ता के नेतृत्व में तो एक तरह से ध्यान दो भाई केसरिया हो गया था। और ध्यान दो, फत्ता की पत्नी फूल कंवर थी और कल्लाजी राठौड़ की पत्नी कषणा बाई थी। अच्छा, इनके नेतृत्व में ध्यान दो भाई क्या हुआ था? जोर हुआ था। वीर कल्लाजी राठौड़ की पत्नी कौन थी? कषणा बाई। और देखिए भाई, फत्ता की पत्नी कौन थी? फूल कंवर। तो ध्यान दो, इनके नेतृत्व में तो जोर हो गया, इन दोनों के नेतृत्व में केसरिया हो गया, मिलकर क्या हो गया? यहाँ पर जोहर, वो साका बन गया। तो मेवाड़ में टोटल 3 साका हुए। तीसरा साका 1567-68 ईस्वी में। ये आंसर देना आपको 67-68 ईस्वी। चलो भाई, अच्छा दूसरी बात देखो, अरे उदय सिंह की मृत्यु, ध्यान दीजिए भाई, उदय सिंह की मृत्यु बताइए भाई कब हुई थी? 28 फरवरी 1572 को, होली के दिन। कौन से दिन भाई? होली के दिन। कहां पर हुई बोलो? गोगुंदा में। गोगुंदा कहां है? उदयपुर में है। तो ध्यान दीजिए भाई, राजस्थान के कौन से शासक की मृत्यु होली के दिन हुई? तो आंसर आएगा उदय सिंह। चलो एक बार दोबारा देखो, बोलिए भाई, मेवाड़ का तीसरा शाखा है जोहर 1567 ईस्वी में हुआ। ये किसके नेतृत्व में हुआ? तो आंसर आएगा जयमल और फत्ता के नेतृत्व में हुआ। और उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को होली के दिन कहां पर हुई भाई? गोगुंदा में हुई। अब देखो, देखिए भाई, उदय सिंह की रानियां। किसकी रानियां भाई? उदय सिंह की। तो ध्यान दीजिए भाई, देखिए उदय सिंह की एक रानी तो कौन थी बोलो भाई? देखिए भाई, एक रानी तो थी कौन बोलो? भटियाणी रानी। कौन थी भाई? भटियाणी रानी। इसका वास्तविक नाम था धीरबाई। क्या नाम था भाई? धीरबाई। और देखिए भाई, इसकी दूसरी पत्नी थी, रानी थी, वो थी जयवंता बाई। कौन थी भाई? जयवंता बाई थी। और देखिए जयवंता बाई पाली की थी, और ये पाली के अखेराज, पाली के अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी भाई। ध्यान दीजिए भाई, जयवंता बाई पाली के अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। अब ध्यान दो भाई, उदय सिंह की रानी भटियाणी रानी। अरे भटियाणी रानी का पुत्र तो कौन था बोलो? जगमाल था। अरे भाई कौन था? जगमाल था। और जयवंता बाई का पुत्र, ध्यान दो भाई, कीका था। कौन था? कीका या महाराणा प्रताप था। तो महाराणा प्रताप का ही बचपन का नाम क्या था भाई? कीका। तो कीका के नाम से किसको जाना जाता था बोलो? महाराणा प्रताप को। अब देखिए भाई, ध्यान दो, दोनों में से बड़ा और योग्य पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप था। और ध्यान दो, जगमाल तो इससे छोटा था। लेकिन ध्यान दीजिए भाई, देखिए उदय सिंह का ज्यादा अनुराग कौन सी रानी पर था? भटियाणी रानी पर था। भटियाणी रानी प्रताप की जगह जगमाल को मेवाड़ का शासक बनाना चाहती थी। तो ध्यान दो भाई, क्या होता है, देखिए कि जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो महाराणा प्रताप तो अपने पिता उदय सिंह का दाह संस्कार करने के लिए इसको शमशान की ओर ले गए। और ध्यान दो भाई, ये जगमाल मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गया पीछे से।
अब ध्यान दो, महाराणा प्रताप जगमाल को वहां पर देखे तो जगमाल तो कहीं दिखाई नहीं दिया, और जब वापस आया और वापस लौट के देखा तो जगमाल तो आराम से मेवाड़ की गद्दी पर बैठा हुआ दिखाई दिया। अब गद्दी पर बैठा हुआ दिखाई दिया तो ध्यान दो, अरे महाराणा प्रताप ने अपने नाना खिराज सोनगर चौहान की सैनिक सहायता से किसके ऊपर आक्रमण कर दिया भाई? अरे जगमाल के ऊपर आक्रमण कर दिया और जगमाल को हराकर मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गया। और जगमाल मेवाड़ छोड़कर अकबर की शरण में चले गया। बोलो किसकी शरण में? अकबर की शरण में चले गया, चले गया। और ध्यान दो, ये जब तक जिंदा रहा तब तक मेवाड़ के विरुद्ध कार्य करता रहा। तो ध्यान दीजिए भाई, मेवाड़ का आजीवन है, अरे मेवाड़ का आजीवन शत्रु कौन बना रहा? बोलो कौन बना रहा? अरे जगमाल बना रहा। फिर ध्यान दो भाई, 1583 ईस्वी में अरे जगमाल की दंताड़ी का मैदान, कौन सा मैदान भाई? दंताड़ी। ये दंताड़ी का जो मैदान है भाई, ये पड़ता है सिरोही में। कहां पड़ता है बोलो? सिरोही में। वहां पर इस जगमाल की मृत्यु हो गई। तो एक तरह से ध्यान दो भाई, महाराणा प्रताप ने अपने छोटे भाई जगमाल को हराकर मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। चलो भाई दोबारा देखो एक बार इधर, बोलिए उदय सिंह की रानी, एक रानी का नाम तो क्या था? भटियाणी रानी। भटियाणी रानी का वास्तविक नाम क्या था? धीरबाई। अच्छा बताओ दूसरी कौन है भाई? जयवंताबाई। जयवंताबाई कहाँ की थी? पाली की थी। और पाली के अखीराज सोनग्रा चौहान की क्या थी? पुत्री थी। अच्छा बताओ, महाराणा प्रताप की माता क्या नाम है भाई? जयवंताबाई। महाराणा प्रताप का बचपन में क्या नाम था? कीका। और भटियाणी रानी का पुत्र कौन था? जगमाल। तो बताओ, महाराणा प्रताप ने अपने नाना अखीराज सोनग्रा चौहान की सैनिक सहायता से अरे जगमाल को हराकर मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, और जगमाल मेवाड़ छोड़कर अकबर की शरण में चले गया। और ये जब तक जिंदा रहा तब तक मेवाड़ के विरुद्ध कार्य करता रहा। तो ध्यान दीजिए, मेवाड़ का आजीवन शत्रु कौन रहा? जगमाल। फिर 1583 ईस्वी में जगमाल की दंताड़ी के मैदान सिरोही में मृत्यु हो गई। चलो भाई अब आंसर दो, बताइए उदय सिंह की एक रानी का नाम तो क्या है? भटियाणी रानी। इसका वास्तविक नाम धीरबाई। जयवंताबाई कहाँ की थी? पाली के अखीराज सोनग्रा चौहान की पुत्री थी। अच्छा बताओ, ध्यान दो भाई, देखिए महाराणा प्रताप ने जगमाल के ऊपर आक्रमण किया अपने नाना की सहायता से, और जगमाल को हराकर मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। और बताओ, जगमाल मेवाड़ छोड़कर किसकी शरण में चले गया? अकबर की शरण में चले गया, और ये मेवाड़ का आजीवन शत्रु बना रहा। फिर 1583 ईस्वी में दंताड़ी के मैदान सिरोही में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब ध्यान दो भाई, देखिए अब शासक कौन बनेगा बोलो? महाराणा प्रताप। तो ध्यान दीजिए भाई, 1572 से लेकर 97 का जो शासनकाल हुआ है किसका बोलो? महाराणा प्रताप का। अरे भाई किसका है? महाराणा प्रताप का। तो बताइए आप लोग, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ। ये कुंभलगढ़ कहाँ है भाई? राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहाँ है बोलो? राजसमंद में है। अब देखिए भाई, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में। गोगुंदा कहाँ है भाई? उदयपुर में। महाराणा प्रताप को कमरशाही की उपाधि किसने दी? कृष्णदास ने। महाराणा प्रताप को कमरशाही की उपाधि किसने दी भाई? कृष्णदास ने दी। अच्छा अब देखिए भाई, ध्यान दो, अरे इस महाराणा प्रताप को समझाने के लिए
समझाने के लिए देखिए भाई, अकबर ने, बोलो भाई किसने, अकबर ने 4 दूत या शिष्टमंडल भेजे। अच्छा बताओ भाई, 4 दूत या शिष्टमंडल भेजे, बोलो सबसे पहले किसको भेजा, जलाल खां को। अरे किसको भेजा, जलाल खां को भेजा। फिर बताओ दूसरे नंबर पर किसको भेजा, मानसिंह फर्स्ट को भेजा। तीसरे नंबर पर किसको भेजा, भगवंत दास को भेजा। और चौथे नंबर पर किसको भेजा, टोडरमल को भेजा। अब देखिए भाई, ध्यान दो, इसको कब भेजा, 1572 में, बाकी सब कब गए, बोलो 73 में। अच्छा, चारों के चारों महाराणा प्रताप को समझाने में क्या रहे, असफल रहे। बोलो क्या रहे, चारों के चारों महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहे। अच्छा, दूसरी बात ध्यान दो, अरे इस मानसिंह और महाराणा प्रताप की बताइए भाई, भेंट कौन सी झील के किनारे हुई, पिछोला झील के किनारे हुई। अच्छा अब सुनो भाई, पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील कौन डिस्ट्रिक्ट में है, उदयपुर में है। और ध्यान दीजिए, महाराणा प्रताप ने मानसिंह के साथ बैठ करके भोजन में नहीं कहा कि तुम कहाँ गए, दो तुम तो मुस्लिम हो। अच्छा ध्यान दो भाई, एक बार दोबारा देखो, बोलो 1572 से 97 का शासनकाल किसका है भाई, महाराणा प्रताप का है। बताइए, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कहां पर हुआ, कुंभलगढ़ में हुआ। ये कुंभलगढ़ जगह राजसमंद में है। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। गोगुंदा कहाँ है, उदयपुर में है। और महाराणा प्रताप को कमरसाई की उपाधि कृष्णदास ने, या महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करने वाला जो ब्राह्मण था वो कृष्णदास ही था। अच्छा फिर देखिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने टोटल 4 दूत भेजे या शिष्टमंडल भेजे। प्रश्न बनता है, सबसे पहले किसको भेजा, जलाल खां को। फिर किसको भेजा, मानसिंह को। फिर तीसरे नंबर पर किसको भेजा, भगवंत दास को। चौथे नंबर पर किसको भेजा, टोडरमल को। ये 1572 में, बाकी सब कब गए थे, 73 में। चारों के चारों महाराणा प्रताप को समझाने में क्या रहे, असफल रहे। असफल रहे तो बोलो क्या होगा, युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा, हल्दी घाटी का युद्ध होगा। अच्छा बताओ, मानसिंह और महाराणा प्रताप की भेंट कौन झील किनारे हुई, पिछोला झील के किनारे हुई। अरे पिछोला झील कहाँ पे है, उदयपुर में है। चलो बिना देखे आंसर दो, बताइए। 1572 से 97 का शासनकाल किसका है भाई, महाराणा प्रताप का है। अरे महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कहां पर हुआ था, कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ था, गोगुंडा में। महाराणा प्रताप को कमरसाई की उपाधि किसने दी थी, कृष्णदास ने। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने कितने दूत भेजे, 4। अच्छा बोलो, सबसे पहले किसको भेजा, जलाल खां को। फिर मानसिंह को। फिर भगवंत दास को। अंत में किसको भेजा, टोडरमल को। 4 महाराणा प्रताप को समझाने में क्या रहे, असफल रहे। मानसिंह और महाराणा प्रताप की भेंट कौन सी झील किनारे हुई भाई, पिछोला झील किनारे हुई। अब देखो भाई, हल्दी घाटी का युद्ध होगा। तो ध्यान दीजिए भाई, हल्दी घाटी। अरे कौन सी घाटी, हल्दी घाटी। बोले भाई, हल्दी घाटी कहां पर है, राजसमंद में है। बताइए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 को हुआ था। 18 ऑप्शन में नहीं आए तो क्या करना है, 21 जून करना है। तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को, बोलो किस किस के बीच हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। बोलो भाई, अकबर और किसके बीच हुआ, महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अच्छा तो चलो तुम मुझे बताओ भाई, इस युद्ध में अकबर के सेनापति कौन कौन थे। तो इसके सेनापति देखो, एक तो कौन था, मानसिंह ही था। कौन था भाई, मानसिंह। और दूसरा कौन था, बोलो आसफ खां। कौन था भाई दूसरा, आसफ खां था। अच्छा, महाराणा प्रताप के सेनापति देखो, एक तो कौन था, बोलो झाला बीदा। अरे भाई कौन था, झाला बीदा। और देखिए दूसरा कौन था, हाकिम खां सूरी। बोलो कौन था, हाकिम खां सूरी। अच्छा ध्यान दो, महाराणा प्रताप का एकमात्र, अरे एकमात्र क्या था, बोलो मुस्लिम सेनापति था। बोलो भाई क्या था, मुस्लिम सेनापति। तो बताइए, महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, आंसर रहेगा हाकिम खां सूरी। या महाराणा प्रताप का एकमात्र पठान सेनानायक कौन था, हाकिम खां सूरी था।
तो ध्यान दो भाई। अरे हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, भयंकर युद्ध चल रहा था। महाराणा प्रताप मुगल सेना को बुरी तरह काट रहा था, मार रहा था। और ध्यान दीजिए अकबर की सेना हारने वाली थी। लेकिन क्या होता है भाई, इस अकबर का एक सैनिक था, उसका नाम था मियत्तर खां। बोलो भाई क्या नाम था उसका? मियत्तर खां था। तो ध्यान दो इस मियत्तर खां ने अरे चलते युद्ध में ध्यान दो भाई झूठी अफवाह फैला दी। बोलो क्या फैला दी? झूठी अफवाह फैलाई। क्या फैलाई? कि अकबर स्वयं युद्ध में आ गया। बोलो क्या फैलाई? कि अकबर स्वयं युद्ध में आ गया। ऐसा कहते अकबर की सेना में जोश आ गया। जोश आ गया तो वो दोबारा युद्ध करने लग गए, भयंकर तरीके से युद्ध करने लग गए। अब ध्यान दो भाई, जब भयंकर तरीके से युद्ध करने लग गए तो ध्यान दो भाई फिर किसका नंबर आ गया? महाराणा प्रताप का नंबर आ गया। तो ध्यान दो भाई एक तरह से महाराणा प्रताप को बंदी बनाने वाले थे। अच्छा तो ध्यान दीजिए। अच्छा दूसरी बात देखिए भाई, इस महाराणा प्रताप ने ध्यान दो भाई एक तरह से मान सिंह की तरफ ध्यान दो, जैसे अपने भाले का प्रहार किया। तो ध्यान दीजिए भाई जैसे भाले का प्रहार किया तो मान सिंह अब हाथी के ओदे के पीछे छिप गए, इस तरह से ये बच गया था। अच्छा अब ध्यान दो भाई जब लास्ट में देखो भाई क्या होता है कि जब महाराणा प्रताप को भी एक तरह से ध्यान दो भाई जब बंदी बनाने वाले ही थे तो इस महाराणा प्रताप का कौन था? एक छोटा भाई था। कौन था भाई? छोटा भाई था, उसका नाम था शक्ति सिंह। बोलो क्या नाम था? शक्ति सिंह था। तो इस महाराणा प्रताप ने इसके छोटे भाई शक्ति सिंह ने क्या काम किया? इस महाराणा प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर कर दिया। बोलो भाई युद्ध मैदान से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। एक तरह से महाराणा प्रताप को बंदी बनाने से किसने बचाया? उसके छोटे भाई शक्ति सिंह ने बचाया। और महाराणा प्रताप का मुकुट किसको पहना दिया? झाला बीधा को पहना दिया। और ध्यान दीजिए भाई शक्ति सिंह ने इसका मुकुट महाराणा प्रताप का मुकुट झाला बीधा को पहना दिया और महाराणा प्रताप को मैदान से बाहर कर दिया। और महाराणा प्रताप आगे आगे जा रहा था, पीछे मुगल सेना जा रही थी। तो लेकिन ध्यान दो शक्ति सिंह मुगल सेना को महाराणा प्रताप के नजदीक पहुंचने नहीं दिया। और फिर दोनों भाइयों का मिलन जब बलीचा नामक नाले को जब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक पार कर रहा था तो पार करते समय उसकी टांगे वहां टूट गई और वहां पर वो खत्म हो गया था। फिर ध्यान दो दोनों भाइयों का मिलन बलीचा में हुआ था। बलीचा नामक जो नाला था उसको पार करते समय राजसमंद में हो। तो ध्यान दो भाई इस तरह से फिर दोनों भाइयों का वहां जाकर के मिलन हुआ था। अच्छा देखिए ये शक्ति सिंह पहले तो ध्यान दो भाई अकबर की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन कहते हैं कि भाई बाइक दया तो आई जाती है। चलो भाई तो दोबारा देखो, बोलो हल्दी घाटी कहां पर है भाई? राजसमंद में है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। 18 ऑप्शन में नहीं आए तो 21 करना है। और ये युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति अच्छी तरह ध्यान दो झाला बीधा और हाकिम खान सूरी थे। महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? आंसर क्या आएगा? हाकिम खान सूरी। और बताओ महाराणा प्रताप का मुकुट किसने पहना? झाला बीधा ने पहना। देखिए अकबर का सेनापति एक तो कौन है भाई? मान सिंह फर्स्ट और दूसरा कौन था? आसफ खां था। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि अकबर के कौन से सैनिक में चलते युद्ध में झूठी अफवाह फैलाई? मियत्तर खां ने फैलाई। क्या फैलाई? कि अकबर स्वयं युद्ध में आ गया। अब सुनो यह प्रश्न इसे बनता है कि जब महाराणा प्रताप को बंदी बनाने वाले थे तो महाराणा प्रताप को बंदी बनाने से किसने बचाया? आंसर दो कि उसके छोटे भाई शक्ति सिंह ने बचाया। अच्छा शक्ति सिंह ने बचाया यानी कि इसको युद्ध मैदान से बाहर कर दिया। अब सुनो शक्ति सिंह ने बचाया, इसकी जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो अभी लिखूंगा आपको। देखिए भाई एक बार दोबारा आंसर दो। बोलो हल्दी घाटी कहां पे है? राजसमंद में। हल्दी घाटी का कब हुआ था? 18 जून 1576 को अकबर और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में इसके सेनापति मान सिंह और कौन था? आसफ खां। और इसके प्रताप के झाला बीधा और हाकिम खां सूरी। अच्छा बताओ महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हाकिम खां सूरी। अच्छा इसके बाद में देखिए भाई अकबर के कौन से सैनिक में चलते युद्ध में झूठी अफवाह फैलाई? मियत्तर खां ने कि अकबर स्वयं युद्ध में आ गया। और देखो भाई इसका छोटा भाई कौन था? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह ने इसको युद्ध मैदान से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। इसकी जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है? बोलो। इसकी जानकारी मिलती है अमर काव्य वंशावली में। अमर काव्य वंशावली में।
अच्छा बताओ अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। कौन है भाई? रणछोड़ भट्ट। हाँ एक बार दोबारा देखो, बोलो भाई। महाराणा प्रताप को बंदी बनाने से उसके छोटे भाई शक्ति सिंह ने बचाया, इसकी जानकारी कौन सी ग्रंथ में मिलती है? अमर काव्य वंशावली मिलती है। और अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है बताइए? हाँ भाई कौन है? रणछोड़ भट्ट। अब देखिए भाई ध्यान दो, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, अरे इस हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया। तो ध्यान दो भाई, सबसे पहले देखो, देखिए भाई एक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने, अरे इससे बोलो क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। बोलो भाई क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। तो हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। और आप सबको पता है कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का जो नाम है वो क्या है? बोलो भाई, जिसमें कहा एक तरह से, इसकी पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब सुनो भाई, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, अरे इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम आपको पता है कि द सेंट्रल, क्या नाम है भाई? द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा बताओ, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया इस पुस्तक का दूसरा नाम है। अच्छा बताओ, ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1829 में लिखी गई थी। अच्छा देखिए भाई कब लिखी गई थी? बोलो ये 1829 में लिखी गई थी ये पुस्तक। हाँ अच्छा अब देखिए भाई ध्यान दो, देखिए कर्नल जेम्स टोड ने वैसे टोटल पुस्तक कितनी लिखी थी? इसने 2 लिखी थी। अच्छा बताओ कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक, अरे ये तो एक ही पुस्तक है, इसका ही दूसरा नाम है। बताइए कर्नल जेम्स टोड ने जो दूसरी पुस्तक लिखी वो कौन सी बताओ? अरे कर्नल जेम्स टोड की ये तो पहली पुस्तक है, बताओ कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक कौन सी है? तो आप लोग आंसर दोगे पश्चिम भारत की यात्रा। बोलो भाई कौन सी है? पश्चिम भारत की यात्रा, यानी कि वेस्टर्न ट्रेवल ऑफ इंडिया। 1832 में लिखी गई थी। अच्छा कब लिखी गई थी भाई? 1832 में। अच्छा बोलो भाई इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको? वेस्टर्न ट्रेवल ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। अब एक बार एग्जाम में रिट में क्या बनाया कि पश्चिम भारत की यात्रा जो पुस्तक है, अरे इस पुस्तक को कर्नल जेम्स टोड ने किसको समर्पित की? तो आंसर आएगा कर्नल जेम्स टोड ने इसे विलियम हंटर बलेयर को समर्पित की। ऐसा स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, मैं लिखता हूं, देखो भाई किसको समर्पित की थी? विलियम हंटर बलेयर को क्या की थी भाई? समर्पित की थी इस पुस्तक को। चलो एक बार दोबारा देखो, बोलो कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। अच्छा बताओ इस पुस्तक का नाम सॉरी कौन सी पुस्तक में कहा है? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कौन सी है? तो आप आंसर दोगे एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। बताइए एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, अरे इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? आंसर दोगे द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा बताओ भाई पुस्तक कब लिखी गई? 1829 में लिखी गई। कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक कौन सी है? पश्चिम भारत की यात्रा। ये कब लिखी गई? 1832 में लिखी गई। और इस पुस्तक को कर्नल जेम्स टोड ने किसको समर्पित किया? आंसर दोगे विलियम हंटर बलेयर को समर्पित किया। किसको समर्पित किया भाई? विलियम हंटर बलेयर को। चलिए भाई अब दोबारा देखिए, बताइए कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा? बताइए मेवाड़ की थर्मोपल्ली। अरे क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। और देखो भाई इस पुस्तक का नाम क्या है? कौन सी पुस्तक में कहा? तो आंसर दोगे एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में।
एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया है। अच्छा बताइए ये पुस्तक कब लिखी गई? 1829 में लिखी गई। और ध्यान दो कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक कौन सी है? पश्चिम भारत की यात्रा। ये कब लिखी गई? 1832 में लिखी गई। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित की। अच्छा अब देखो भाई ध्यान दो, अबुल फजल। अरे अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया बताओ? खमनोर का युद्ध। बोलो क्या नाम दिया? खमनोर का युद्ध नाम दिया, यानी खमनोर का युद्ध कहा। तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? तो आंसर दोगे अबुल फजल ने कहा। कौन सी बुक में कहा? तो आंसर दोगे अकबरनामा में। अरे बोलो किसमें? अकबरनामा में। अच्छा फिर देखो भाई तीसरे नंबर, ये दूसरा नंबर आ गया। अब देखो तीसरा नंबर पे ध्यान दो भाई, बदायूनी। बदायूनी। अच्छा बताओ अब्दुल कादिर बदायूनी। अच्छा बताओ बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया बताओ? अरे इसने कहा था गोगुंदा का युद्ध। बोलो भाई क्या कहा इसने? गोगुंदा का युद्ध कहा। अब देखो बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा, कौन सी पुस्तक में कहा? तो आप लोग आंसर देखो, मुल्क काफ उल त्वारिफ। बोलो भाई किसमें कहा? मुल्तकाफ उल त्वारिफ में कहा। एक बार दोबारा समझो अच्छी तरह। बताइए अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? खमनोर का युद्ध कहा। और ध्यान दो कौन सी बुक में कहा? अकबरनामा में कहा। और बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? अरे गोगुंदा का युद्ध कहा। कौन सी बुक में कहा? मुल्तकाफ उल त्वारिफ में कहा। ठीक है भाई चलो तो ध्यान दीजिए भाई, अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? बोलो खमनोर का युद्ध कहा। कौन सी बुक में? अकबरनामा में। अच्छा देखिए बदायूनी ने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध कहा। कौन सी बुक में कहा? मुल्तकाफ उल त्वारिफ में कहा। ठीक है भाई। अच्छा अब देखिए भाई ध्यान दो आगे क्या होता है देखो। अरे ध्यान दो भाई देखो दिवेर। बोलो भाई कौन सा? दिवेर। आप लोग बताइए दिवेर। दिवेर कहाँ है बताइए? राजसमंद में। दिवेर कहाँ है? राजसमंद में है। बताओ दिवेर का युद्ध कब हुआ था? आंसर दोगे आप लोग अक्टूबर। कब हुआ था? अक्टूबर 1582 में। अरे बोला कब हुआ? अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध। वही किस किस के बीच हुआ? तो आंसर आएगा वही अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अच्छा ध्यान दो इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? लड़ने वाला कौन था वहां पर? सुल्तान खान। बोलो भाई कौन था? सुल्तान खान था। और महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था इस युद्ध में? अब इसी का ही बेटा था अमर सिंह फर्स्ट। बोलो कौन था? अमर सिंह फर्स्ट। तो इस युद्ध में लड़ने वाले ये दोनों थे। अच्छा तो ध्यान दो वैसे नाम अकबर और महाराणा प्रताप के बीच आएगा ये युद्ध, वो दोनों ऑप्शन में नहीं आया युद्ध करना ये तो ध्यान दो दिवेर राजसमंद में है। और दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी में अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अब देखिए भाई ध्यान दो इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? सुल्तान खान था। और महाराणा प्रताप का सेनापति अमर सिंह था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? बोलो विजय हुई थी। और अकबर के सेनापति सुल्तान खान की क्या हुई थी? हार हुई थी। और ध्यान दो अरे इस दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। बोलो भाई क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन कहा। तो ध्यान दीजिए भाई मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहते हैं? दिवेर के युद्ध को कहते हैं भाई। चलो दोबारा देखो बताइए दिवेर कहाँ पे है भाई? राजसमंद में है। अरे दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? सुल्तान खान था। और महाराणा प्रताप का कौन था? अमर सिंह फर्स्ट था। तो ध्यान दीजिए भाई इसमें अमर सिंह की ही विजय हुई। और इस दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। और हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। चलो दोबारा देखो बताइए भाई
द्विवेद का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1582 में। अरे बोलो किस किस के बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इसमें अकबर का सेनापति कौन था? सुल्तान खान। और इधर कौन था? अमर सिंह फर्स्ट। द्विवेद के युद्ध में अकबर की हार हुई थी और द्विवेद के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। अब देखिए भाई, आप सबको पता है कि ध्यान दो, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति बोलो क्या हो गई थी रे? कमजोर हो गई थी। तो ध्यान दो, जब हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तो बताओ महाराणा प्रताप की, अरे महाराणा प्रताप की मदद किसने की? पाली के भामाशाह ने। किसने की भाई? पाली के भामाशाह ने की। इसलिए इस भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। बोलो भाई क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ाए मेवाड़ का रक्षक किसको कहते हैं, तो फिर आंसर महाराणा प्रताप आएगा। अरे मेवाड़ का रक्षक किसको कहते हैं? महाराणा प्रताप को कहते हैं। अच्छा, तो प्रताप की मदद पाली के भामाशाह ने की। और ध्यान दो, इस भामाशाह की सहायता से, भामाशाह की सहायता से अरे महाराणा प्रताप ने पुनः सेना का क्या किया बताओ? गठन किया। अरे बोलो क्या किया? गठन किया। और गठन करके चावंड, बोलो चावंड कहाँ है? उदयपुर में है। अरे गठन करके चावंड का शासक, चावंड का शासक कौन था? लूणा चावंडिया। कौन था? लूणा चावंडिया को हरा कर, लूणा चावंडिया को हरा कर चावंड को, बोलो भाई किसको? चावंड उदयपुर में है। अरे ध्यान दो भाई, चावंड को अपनी दूसरी या अंतिम राजधानी बनाई। अपनी दूसरी या अंतिम क्या बनाई? बोलो भाई राजधानी बनाई। तो बताओ महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी क्या थी? चावंड थी। इसे मेवाड़ की क्या कहते हैं? संकटकालीन राजधानी। बोलो भाई इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। ठीक है भाई? हाँ। अच्छा, अब सुनो, देखो महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम 12 साल सुख शांति से यहीं बिताए थे चावंड में। और ध्यान दो, अरे महाराणा प्रताप इस तरह से, देखो भाई धनुष बाण चढ़ा रहा था, खींच रहा था और टूट गया, टूट कर खुद की छाती में लग गया और छाती में लग गया। तो इस तरह से फिर ध्यान दो भाई, महाराणा प्रताप की मृत्यु यहीं हो गई। कहाँ हो गई? बोलो चावंड में हो गई। तो बताइए महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? बोलो पहली बात तो कब हुई? 19 जनवरी 1597 को। बोलो भाई कब हुई? 19 जनवरी 1597 को। बोलो कहाँ हुई? अरे चावंड में। बोलो कहाँ हुई? चावंड में हुई। चलो भाई ध्यान दो, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को, बोलो भाई कहाँ हुई? चावंड। चावंड कहाँ है? बोलो उदयपुर में हुई। अच्छा बताओ, 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुई, लेकिन ध्यान दो इसका दाह संस्कार बारडोली उदयपुर में हुआ। तो बताइए महाराणा प्रताप की, अरे महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बताओ भाई। अरे इसकी छतरी है बारडोली में। बोलो बारडोली कहाँ है? उदयपुर में। अरे कितने खंभों की? 8 खंभों की। कितने खंभों की है भाई? 8 खंभों की महाराणा प्रताप की छतरी। ओके, तो आप सबको पता है, अरे जन्म 40 में हुआ और मृत्यु 97 में हुई। तो महाराणा प्रताप की कुल उम्र कितनी थी? आंसर क्या दोगे? 57 साल। कितनी थी? 57 साल थी महाराणा प्रताप की कुल उम्र। चलो दोबारा देखो, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? कमजोर हो गई। तो आप लोग मुझे बताइए, महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद किसने की? पाली के भामाशाह ने की। और पाली के भामाशाह की सहायता से महाराणा प्रताप ने पुनः सेना का क्या किया? गठन किया। और सेना का गठन करके इसने चावंड का शासक लूणा
चामुंडिया को हरा करके चामुंड को ही अपनी दूसरी राजधानी बना ली। अच्छा बताओ, चामुंड को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, बताइए भाई कब बनाई, बोलो कब बनाई। तो ध्यान दीजिए, आप लोग आंसर दोगे। चामुंड को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, कब बनाई, दिख रहा है अब? अच्छा चलो, नहीं दिख रहा। देखिए भाई, इसने चामुंड को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, कब बनाई थी? 1585 में। बोलो कब बनाई थी? 1585 में बनाई थी भाई। अच्छा तो ध्यान दो भाई, 1585 में बनाई थी। एक बार दोबारा देखो। अच्छा तो देखो भाई, चावुंड को अपनी दूसरी राजधानी, अंतिम राजधानी कब बनाई? 1585 में बनाई, फिर 97 में खत्म ही हो गया। अच्छा फिर बताइए भाई, इस चावुंड को मेवाड़ की क्या कहा जाता है? तो आप लोग आंसर दोगे, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। चलो बताओ, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है भाई? बारडोली में। बारडोली उदयपुर में है। कितने खम्भों की है? 8 खम्भों की है। और महाराणा प्रताप की कुल उम्र कितनी थी? 57 साल थे। एक बार दोबारा देखो, बोलो हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? कमजोर। तो महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद किसने की? पाली के भामाशाह ने की। और पाली के भामाशाह की सहायता से महाराणा प्रताप ने पुनः सेना का गठन करके चावुंड का शासक होना, चावुंडिया को हराकर चावुंड को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। बताओ दूसरी राजधानी कब बनाई? 1585 में, जो 1615 तक रही थी। बोलो कब तक रही थी? 1615 तक रही थी। अच्छा बताओ, इस चावुंड को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। ठीक है भाई। हाँ अब देखिए भाई, महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को बोलो कहाँ हुई? चावुंड उदयपुर में हुई। और महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में है। बारडोली कहाँ है? उदयपुर में है। कितने खम्भों की है? बोलो 8 खम्भों की है। कितने खम्भों की है भाई? 8। और महाराणा प्रताप की उम्र कितनी थी? बोलो 57 साल की। चलिए अब देखो, बताइए आप लोग। अरे महाराणा प्रताप ने छापा मार और गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई। गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई। तो बताइए भाई, छापा मार और गुरिल्ला युद्ध पद्धति किसने अपनाई थी? महाराणा प्रताप ने अपनाई थी। बोलो भाई किसने अपनाई थी? महाराणा प्रताप ने अपनाई थी। अच्छा दूसरी बात देखिए भाई, ध्यान दो। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? बोलो। अरे हाथी का नाम था राम प्रसाद। बोलो क्या नाम था? हाथी का नाम, अरे नहीं, हाँ हाथी का नाम क्या था भाई? राम प्रसाद था। और फिर ध्यान दो, हल्दी घाटी के बाद ध्यान दो, अकबर की सेना इस हाथी को, राम प्रसाद को साथ में ले गई। तो अकबर ने इस राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। बोलो भाई क्या कर दिया? पीर प्रसाद कर दिया। अच्छा बताओ, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? अरे प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। और ध्यान दीजिए भाई, अरे चेतक था। और इस चेतक की समाधि कहाँ है? बोलो। अरे इसकी समाधि है बलीचा में। कहाँ भाई? बलीचा। बलीचा कहाँ है? राजसमंद में है भाई। है भाई, बलीचा कहाँ है? राजसमंद में है। चलिए दोबारा देखो, बोलो महाराणा प्रताप ने कौन सी पद्धति अपनाई भाई? छापा मारो गुरिल्ला पद्धति अपनाई। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। राम प्रसाद का नाम अकबर ने क्या कर दिया? पीर प्रसाद कर दिया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। चेतक की समाधि कहाँ है? बलीचा। बलीचा कहाँ है? राजसमंद में। चलो तो दोबारा आंसर दो। बताइए भाई, महाराणा प्रताप ने छापा मार और कौन सी पद्धति अपनाई थी? बोलो गुरिल्ला। अच्छा देखो भाई, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? बोलो राम प्रसाद। अच्छा देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। चेतक की समाधि कहाँ है? बोलो बलीचा में। बलीचा कहाँ है भाई? राजसमंद में है। अच्छा अब इसके बाद में देखिए भाई, देखिए महाराणा प्रताप का भील सेनापति कौन था? तो आंसर क्या आएगा बताओ भाई? पुंजा।
कुंजा नामक भील। कौन था भाई? कुंजा नामक भील। ये महाराणा प्रताप का क्या था भाई? एक भील सेनापति था। तो बताइए भाई महाराणा प्रताप का भील सेनापति कौन था? बोलो कुंजा। कौन था भाई? कुंजा। अच्छा अब देखिए भाई, ध्यान दो, देखिए ध्यान दो। अरे अकबर ने, किसने भाई? अकबर ने, अकबर ने शाहबाज खां, बोलो भाई कौन है? अरे शाहबाज खां के नेतृत्व में, शाहबाज खां के नेतृत्व में, अरे मेवाड़ में, बोलो मेवाड़ में कितनी बार सेना भेजी? अरे 3 बार सेना भेजी। बोलो कितनी बार सेना भेजी? 3 बार। 1577, 1578, 1579 और तीनों ही बार महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में क्या रही? बताओ, प्रताप को बंदी बनाने में क्या रही? बोलो भाई असफल रही। बोलो भाई क्या रही? असफल रही। हाँ, ये फर्स्ट ग्रेड में आया था क्वेश्चन कि अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में कितनी बार सेना भेजी? आंसर क्या आएगा? बोलो 3 बार भेजी। अच्छा 3 बार कब कब भेजी? तो आप लोग आंसर दोगे 1577, 78, 79 में भेजी। और तीनों ही बार महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में शाहबाज खां क्या रहा? बोलो असफल रहा। क्या रहा? बोलो असफल। तो आप लोग दोबारा आंसर दो, बताइए। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में मेवाड़ में कितनी बार सेना भेजी? 3 बार सेना भेजी। अच्छा बोलो कब कब भेजी? 1577, 78 और 79 में। हाँ अब देखिए भाई, ध्यान दीजिए, बताइए 1597 से लेकर 1620 का शासनकाल किसका आएगा? बोलो अमर सिंह। किसका है? अमर सिंह फर्स्ट। ये महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह फर्स्ट, इसका शासनकाल है भाई। अब देखो भाई क्या होता है कि 1605 में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु। बोलो भाई क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो बताओ मृत्यु हो जाती है तो अरे अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर था। बोलो कौन था? जहांगीर था। तो अकबर का पुत्र जहांगीर शासक बनता है, और जहांगीर शासक बढ़ता है। जहांगीर की भी यही इच्छा थी कि मैं, ध्यान दो, कैसे भी कर करा के मेवाड़ के शासकों को मेरे अधीन कर लूं मैं के, यानी देखो मेवाड़ के शासक को मेरे अधीन कर लूं। ठीक है ना भाई? अब ध्यान दो, अकबर की, इसकी जहांगीर की भी यही इच्छा थी। अब यही इच्छा थी तो ध्यान दीजिए भाई, अरे जहांगीर ने भी, बोलो किसने? अरे जहांगीर ने भी मेवाड़ में वही कत्लेआम करने का क्या भेज दिया? फरमान भेज दिया। या तो अमर सिंह ने इतना स्वीकार करता है, नहीं तो वही पहले की तरह ध्यान दो भाई, काट दो, मार दो, ये फरमान भेज दिया कत्लेआम करने का। लेकिन ध्यान दो, अमर सिंह ने मजबूर होकर जहांगीर के साथ संधि कर ली और 1050 साल बाद मेवाड़ की स्वतंत्रता का अंत हो गया। तो आप लोग ध्यान दो भाई, अमर सिंह और जहांगीर के बीच कौन सी संधि हुई? आंसर दोगे मेवाड़ मुगल संधि। बोलो कौन सी संधि हुई भाई? मेवाड़ मुगल संधि हुई। बोलो ये संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 को हुई। बोलो भाई कब हुई? 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हुई। और ध्यान दीजिए भाई, संधि करने से पहले ध्यान दो भाई, क्या होता है कि अमर सिंह ने क्या रखी? कुछ शर्तें रखी। बोलो भाई क्या रखी? कुछ शर्तें रखी भाई। ठीक है भाई? तो देखो, अरे इस अमर सिंह ने निम्न शर्तें रखी। देखो भाई, अमर सिंह ने निम्न शर्तें रखी। पहली क्या रखी कि मैं स्वयं दरबार में नहीं जाऊंगा। और दूसरी क्या रखी कि मैं मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाऊंगा। और तीसरी रखी कि मुगल चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत
नहीं करवाएंगे, नहीं तो दुर्गुम चीज बना देते, नहीं करवाएंगे। तो ये ध्यान तो भाई तीनों शर्तें किसने रखी बोलो, अमर सिंह ने रखी। किसने रखी भाई, अमर सिंह ने। चलो एक बार दोबारा देखो, बताओ 1597 में 1620 का शासनकाल किसका है, अमर सिंह फर्स्ट का है। बताओ 1605 में अकबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। शासक कौन बना, उसका बेटा जहांगीर बना। जहांगीर ने भी मेवाड़ में कौन सा फरमान भेजा, कत्लेआम करने का फरमान भेजा। किया तो अमर सिंह मेरी चिंता स्वीकार कर लेता, नहीं तो सबको मार दो, काट दो। तो ध्यान दो भाई, देखिए अमर सिंह ने मजबूर होकर जहांगीर के साथ संधि कर ली। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बढ़ता है, मेवाड़ के कौन से शासक ने मुगलों की चिंता स्वीकार की सबसे पहले। तो बताओ क्या आंसर आएगा, अमर सिंह फर्स्ट आएगा। क्या आएगा, अमर सिंह फर्स्ट आएगा। ठीक है ना भाई। हाँ देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के कौन से शासक ने अकबर की चिंता स्वीकार की, तो आप लोग आंसर क्या देके आओगे कि मेवाड़ के किसी भी शासक ने अकबर की चिंता स्वीकार नहीं की। यह अकबर के साथ सबसे बड़ा दुख था। ठीक है ना भाई, क्योंकि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई, 5 फरवरी 1615 को हुई। तो मेवाड़ के किसी भी शासक ने अकबर की चिंता स्वीकार नहीं की। यह अकबर के साथ सबसे बड़ा दुख था। और अमीर कलंक वो था जिसने वो कत्लेआम करने का फरमान भेजा था। अच्छा बताओ, अमर सिंह ने क्या रखी कुछ शर्तें। एक शर्त क्या रखी कि मैं स्वयं दरबार में नहीं जाऊंगा। दूसरी क्या रखी कि मैं मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाऊंगा। और तीसरी क्या रखी कि मुगल चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे। एक बार दोबारा आंसर दो, बोलिए 1597 1620 का शासनकाल किसका है भाई, अमर सिंह का। अरे अमर सिंह, इधर 1605 में अकबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो बताओ इसने कत्लेआम करने का क्या भेजा, सॉरी शासक कौन बना, जहांगीर बना। जहांगीर ने मेवाड़ में कौन सा फरमान भेजा, कत्लेआम करने का फरमान भेजा। तो ध्यान दो, अमर सिंह ने मजबूर होकर इसके साथ संधि कर ली। तो बताओ मेवाड़ मुगल संधि कब हुई, 5 फरवरी 1615 को हुई। और इसने निम्न शर्तें रखी। एक तो क्या रखी कि मैं स्वयं दरबार में नहीं जाऊंगा। दूसरी क्या रखी कि मैं मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बढ़ाऊंगा। और तीसरी क्या रखी कि मुगल चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।